Hello everyone, welcome again. This is क्लास नंबर 7 ऑफ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में आज की क्लास में हम जानेंगे टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर के बारे में। हम यहाँ पर ओशियन वाटर के तापमान से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ओशियनिक वाटर के अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो मैरीन ऑर्गेनिज्म हो। एंड जो टेम्परेचर होता है ओशियनिक वाटर का वो अफेक्ट करता है किसको? क्लाइमेट को। क्लाइमेट कहाँ का? कोस्टल लैंड्स का। अब मैरीन ऑर्गेनिज्म में देखिए, चाहे आपका फाइटोप्लैंक्टन हो या फिर जू प्लैंक्टन हो, तो दोनों को ही ये प्रभावित करेगा ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कोरल रीफ पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने जब कोरल रीफ पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे कि कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे कोरल्स में ब्लीचिंग होती है, कोरल ब्लीचिंग किसको कहते हैं, एंड क्या प्रभाव देखने को मिलता है। एंड जो क्लाइमेट होता है कोस्टल लैंड्स का उसको भी ये अफेक्ट करता है। अगर आप देखें मुंबई का टेम्परेचर देखें या फिर दिल्ली का देखें, दोनों में क्या, दोनों क्लाइमेट में क्या अंतर देखने को मिलेगा। अब दिल्ली क्या है? लैंडलॉक्ड है, और ये क्या है, यहाँ पर मुंबई जो है ये कोस्टल एरिया के पास में है, तो यहाँ का जो वेदर है वो प्लीजेंट वेदर होगा। यहाँ पर समुद्री हवाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कोस्टल लैंड्स है इसके क्लाइमेट को भी टेम्परेचर ओशियन वाटर का अफेक्ट करता है। अब मापा कैसे जाता है? वो स्टैंडर्ड थर्मामीटर होता है, उसकी हेल्प से जो सरफेस ओशियन का ये देखिए ओशियन है, अब इसका यहाँ पर सरफेस है। अब टेम्परेचर तो सरफेस का मापा जाएगा। ठीक है, किसकी हेल्प से? जो स्टैंडर्ड टाइप का थर्मामीटर होता है। अगर डेप्थ में नापें तो डेप्थ में किसकी हेल्प से? जो रिवर्सिंग थर्मामीटर होता है या थर्मोग्राफ्स होता है उसकी हेल्प से सब सरफेस टेम्परेचर को मापा जाता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। जो सरफेस का टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टाइप के थर्मामीटर से मापा जाता है, और जो सब सरफेस टेम्परेचर है वो रिवर्सिंग थर्मामीटर और थर्मोग्राफ की हेल्प से मापा जाता है। अब यहाँ पर 3 लेयर पढ़ते हैं हम। जैसे ये ओशियन हमने यहाँ पर बताया था, ओशियन वाटर है, यहाँ पर इसकी 3 लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब 3 लेयर के बारे में कैसे कैसे पढ़ते हैं वो थोड़ा यहाँ पर हम बता देते हैं। लेयर 1 जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, जहाँ का पानी कैसा होता है? वार्म होता है, वार्म ओशियनिक वाटर होता है। यहाँ पर पानी कैसा देखने को मिलता है? गर्म मिलता है। गर्म कैसे देखने को मिलता है? सूर्य की किरण जो होती हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? ऊपर की लेयर पर। ठीक है, ऊपर की लेयर को ये क्या है, यहाँ का पानी को गर्म कर देता है। देन सेकंड लेयर है, अब इसकी जो लेयर 1 की जो थिकनेस होती है कितनी होती है? 500 मीटर तक, और 500 मीटर तक टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। एंड लेयर 2 में, जिसको थर्मोक्लाइन लेयर भी बोला जाता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। एंड लेयर 3 जहाँ पर कोल्ड वाटर पाया जाता है, वेरी कोल्ड लेयर है। पोलर एरियाज में यहाँ पर एक ही लेयर देखने को मिलती है जहाँ पर ऊपर से नीचे तक कैसा पानी पाया जाता है? कोल्ड वाटर पाया जाता है। सरफेस सी लेवल से लेकर डीप ओशियन फ्लोर तक एक ही पानी पाया जाता है, ठंडा पानी। कहाँ पर? पोलर वाले पार्ट में। ठीक है, ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब मेजर सोर्स क्या होता है टेम्परेचर का? जो ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है ऊपर सरफेस का, तो वो सन इसका मेजर सोर्स है। ठीक है, सन से क्या है, जो रेज जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन टू बी रिसीव्ड एट द सी सरफेस डिपेंड करता है वो भी किस पर? एंगल ऑफ सन रेज एंड लेंथ ऑफ द डे, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इंसोलेशन भी किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? सन का एंगल कैसा है, अब इक्वेटर पर कब सीधा पड़ता है, पोलर पर यहाँ पर सिलेंटली पड़ता है। ठीक है, तिरछा पड़ता है, तो इसलिए पोलर एरिया में सनरेज सीधी नहीं जा पाती हैं।
ठीक है, और सन से डिस्टेंस अर्थ की वो भी इफेक्ट करती है, दिन की लंबाई छोटी है बड़ी है वो भी इफेक्ट करती है। इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमने बताया, कौन सा, थर्मामीटर, स्टैंडर्ड थर्मामीटर से सरफेस के टेम्परेचर को मापते हैं, एंड रिवर्सिंग थर्मामीटर से हम सब सरफेस के टेम्परेचर को मापते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो बैथी थर्मोग्राफ यहाँ पर यूज किया जाता है। बैथी थर्मोग्राफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर किससे मापा जाता है, सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर से। जैसा कि हमने बताया, मेजर सोर्स क्या होगा टेम्परेचर का, जो ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर होता है, इसका मेजर सोर्स सन होगा। क्या होगा, सन होगा। ये सन रेज है जिसको इंसोलेशन बोला जाता है। ये सी लेवल है। ऊपरी लेयर को एपिलिमिनियन बोलते हैं, जहाँ पर वार्म सर्कुलेटिंग लेयर बोला जाता है। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सेकंड लेयर को थर्मोक्लाइन लेयर बोला जाता है। थर्मोक्लाइन लेयर थिन लेयर ऑफ रैपिड टेम्परेचर चेंज, यहाँ पर ओटीसी एनर्जी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फिर हाइपोलिमिनियन लेयर, यहाँ पर टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। नॉन सर्कुलेटिंग कोल्डेस्ट वाटर लेयर है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर लीस्ट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो ये होता क्या है, जो देखिए कोई एक दिन है, मीन्स 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर और कितना मिनिमम टेम्परेचर, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, मीन 24 घंटे में जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी को डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कब देखने को मिलता है, सी सरफेस पर 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, और मिनिमम टेम्परेचर सुबह के 5 बजे देखने को मिलता है। ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, वो डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है। एक तो सी पर, स्काई पर कैसा है, स्काई क्लियर है या क्लाउडी है। अगर क्लियर होगा तो ड्यूनल रेंज कैसी होगी, क्लियर स्काई में ज़्यादा होगी और क्लाउडी में कम होगी। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशियन वाटर इज रैपिड अंडर क्लियर स्काई, अगर स्काई कैसा है, स्काई अगर क्लियर है तो वहाँ पर क्या है, हीटिंग और कूलिंग क्या है, यहाँ पर रैपिड देखने को मिलती है। एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पर ये भी इफेक्ट करती है। ये स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सी वाटर, ये भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट एज इट इज अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस ओनली, मीन्स अगर एक दिन में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस है तो मिनिमम 23 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में था। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम एनुअल, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, एक साल। ठीक है, एनुअली तो साल में यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर किस महीने में देखने को मिलता है, अगस्त में, एंड मिनिमम टेम्परेचर किस महीने में देखने को मिलता है, फरवरी में। ठीक है, अगर लैंड की बात करें तो लैंड में तो कब देखने को मिलेगा, जुलाई में, एंड मिनिमम किस में देखने को मिलता है, जनवरी में। लेकिन यहाँ ओशियन में अगस्त और फेब में। क्यों, क्योंकि जो ओशियन है वो देर से ही ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, लेकिन लैंड क्या है, जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू ओशियन। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, लैंड जुलाई और जनवरी है और यहाँ अगस्त और फरवरी है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन एनक्लोज्ड सी देन इन ओपन सी, अगर एक खुला सी है, खुला सी, ठीक है, और एक एनक्लोज्ड सी है, चारों तरफ क्या है, लैंड बॉडीज हैं, तो किस में टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है कहाँ हायर होगी, वो होगी एनक्लोज्ड सी में।
बिगर द साइज ऑफ ओशियन या सी का बिगर साइज होगा तो वहाँ पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगी, और अगर साइज छोटा है तो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशियन रिलेटिवली हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है अगर पैसिफिक से कंपेयर करें तो। पैसिफिक ओशियन कैसा है? पैसिफिक ओशियन बड़ा है एज यहाँ पर क्या है, बिग है अगर कंपेयर करें अटलांटिक ओशियन या इंडियन ओशियन से। तो अटलांटिक का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हायर है पैसिफिक के मुकाबले, क्योंकि पैसिफिक का साइज बड़ा है। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। नंबर 1 है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है अगर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ समझा देते हैं आपको। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ इज लोअर देन एयर टेम्परेचर। देखिए अगर ये हमारी ग्लोब है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ, ये कितना है 40 डिग्री साउथ है। अब इसके बीच की जो जगह है, ये इसके बीच की जगह, अब यहाँ पर अगर ओशियन भी है और एयर भी है, ठीक है, ओशियन भी है और एयर भी है, ठीक है। अब टेम्परेचर ओशियन वाटर का ज़्यादा मिलेगा या एयर का ज़्यादा मिलेगा? ठीक है, तो ओशियन जो वाटर है, ओशियन वाटर, इसका टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर इसका क्या है, कम देखने को मिलेगा, और जो एयर टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो। बट इट बिकम्स हायर देन एयर टेम्परेचर बिटवीन 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड द पोल्स इन बोथ द हेमिस्फेयर। अगर आप 40 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर 90 डिग्री दोनों तरफ चले जाइए, 90 डिग्री तक, तो यहाँ पर जो एयर टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है ओशियन वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दोनों हेमिस्फेयर देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड की बहुलता ज़्यादा है और यहाँ पर ओशियन पानी की बहुलता ज़्यादा है। टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर वेरीज इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, वेरी करता है, एक तरफ डोमिनेंस है लैंड का, एक तरफ सदर्न में डोमिनेंस है वाटर का। सेकंड पॉइंट को यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो टेम्परेचर लैंड एरिया का भी ज़्यादा होगा। ओशियन लैंड के कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाते हैं तो ओशियन टेम्परेचर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर एरिया ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं। द आइसोथर्म आर नॉट रेगुलर एंड डू नॉट फॉलो लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड है तो जो आइसोथर्म है वो क्या है, इरेगुलर है। लेकिन सदर्न किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो ठंडा पानी भी देखने को मिलेगा, बोथ वार्म एंड कोल्ड लैंड मासेस, वेराज आइसोथर्म्स आर रेगुलर एंड फॉलो लैट। देखिए जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ पर लैंड है, अब लैंड मास क्या है, कहीं पर गर्म भी है और कहीं पर ठंडा भी है। ठीक है, तो एक जैसा नहीं है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ आइसोथर्म रेगुलर है और लैटिट्यूड को फॉलो करती है क्योंकि वहाँ पानी की डोमिनेंस ज़्यादा है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने हैं। और ये हमने पहले भी बताया, द टेम्परेचर इन द एनक्लोज्ड सी इन लो लैटिट्यूड्स बिकम हायर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग लैंड एरिया देन द ओपन सी। ओपन सी में क्या है, टेम्परेचर कम होता है, एनक्लोज्ड सी में ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है प्रीवेलिंग विंड्स। अब विंड ब्लो करती हैं जो लैंड से
किसकी तरफ, ओशियन या सी की तरफ, वो क्या करती हैं यहाँ पर लैंड से, अगर देखिए ये लैंड है और ये सी है, अब लैंड से सी की तरफ फ्लो करेंगी तो जो टेम्परेचर लैंड का होता है वो कहाँ पर, ओशियन की तरफ जाएगा। ड्राइव वार्म सरफेस अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इनटू अपवेलिंग ऑफ कोल्ड बॉटम वाटर फ्रॉम द बिलो। इसको यहाँ समझाते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये ऑफशोर विंड किसको कहते हैं, ऑनशोर विंड। ऑफशोर विंड वो होती हैं जो लैंड से ओशियन की तरफ चलती हैं। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन एंड सी। और ऑनशोर कौन सी होती है, जो ओशियन से लैंड की तरफ को चलती हैं। बिलो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, इनको ऑनशोर बोलते हैं। अब देखिए प्रेवेलिंग विंड्स कैसे इफेक्ट करती है। लैंड से सी की तरफ हवा चली तो इसको ऑफशोर विंड्स बोलते हैं। तो ये चली तो जो अपर वार्म वाटर है, अपर वार्म वाटर, ये वाला वाटर जो अभी हमने ऑफशोर में दिखाया था, ये वाला वाटर है, इसको दूर तक ले जाएगी। जो टेम्परेचर हाई होता है ऊपर का सरफेस का, इसको दूर ले जाएगी। सरफेस वाटर को ओशियन को दूर ले जाती है और नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आकर टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब इसके विपरीत ही जो ऑनशोर विंड्स है जो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, वो सरफेस वाटर को पाइल अप कर देती हैं। एक जगह पाइल अप कर दिया, यहाँ पर एक तरफ पाइल अप कर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कोस्ट के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर देती हैं। तो ये प्रिवेलिंग विंड क्या है, अफेक्ट करती हैं ओशियन के टेम्परेचर को। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये समझ आया होगा। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशियन एंड सी ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। और इससे क्या होता है, जो कोल्ड बॉटम वाटर है वो नीचे से ऊपर आ जाता है और वहाँ ठंडा कर देता है। इसके विपरीत ऑनशोर विंड पाइल अप करती है वार्म वाटर को कोस्ट के आसपास और रेज कर देती हैं टेम्परेचर को। नेक्स्ट है ओशियन करंट कैसे प्रभावित करते हैं। वार्म ओशियन करंट रेज करते हैं टेम्परेचर, कोल्ड ओशियन करंट लोअर डाउन करते हैं। कुछ करंट के नाम आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम में वार्म करंट टेम्परेचर बढ़ा देता है, वो जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की वहाँ का, और वेस्टर्न कोस्ट है यूरोप का, वहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। कुरोशियो ये वार्म करंट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है एशिया की, उसके वहाँ के जो पानी गर्म पानी है वहाँ पर इस कोस्ट को भी क्या है, गर्म कर देता है। एंड अलास्का के नियर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। लैब्राडोर ये कोल्ड करंट है तो लोअर डाउन कर देती है टेम्परेचर को नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वार्म करंट रेजेज द टेम्परेचर मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों, बता चुके हैं, लैंड की बहुलता ज़्यादा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इस वजह से ज़्यादा प्रभावित करती है गर्म करंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, अदर फैक्टर्स। लोकल वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं, लाइक क्लाउडीनेस बताया था, जहाँ क्लियर स्काई होगा वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। इवोपरेशन, कंडेंसेशन, फोग, ये कंडीशन होती है। लोकेशन और सी का साइज ये भी अफेक्ट करता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलें। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।